अगर हम अभी स्क्रीन पे देखें तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर ये जो एक 3D सिनेमैटिक जूम आ रहा है, ये धीरे धीरे अफ्रीकी महाद्वीप पर फोकस कर रहा है। हाँ, और ये जो ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट उभर कर आ रहा है, अफ्रीका अंध महाद्वीप से वैश्विक सामरिक गलियारे तक, ये बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत साफ है। हम अफ्रीका के बारे में फैले सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। सही कहा आपने। मतलब ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसे सदियों तक अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया। वही तो मैं हमेशा सोचती थी कि विश्व के कुल भू क्षेत्र का 20.4% हिस्सा होने के बावजूद इसे ये नाम क्यों मिला? क्या संसाधनों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। इसकी असली वजह बुनियादी ढांचे और जो गहरे बंदरगाह होते हैं ना, यानी डीप सी पोर्ट्स, उनकी भारी कमी थी। अच्छा, तो संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्ते ही नहीं थे। जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं एक नया नजरिया पेश करना चाहता हूँ। अब अफ्रीका केवल एक महाद्वीप भर नहीं रह गया है। तो अब ये क्या बन चुका है? ये अब एक अद्वितीय सामरिक गलियारा या स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, और इसमें भविष्य की जो जियोपॉलिटिक्स हैं, यानी भू राजनीति, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने की क्षमता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बुनियादी ढांचे की जिस कमी ने कभी इसे दुनिया से पीछे रखा, वही भूगोल आज इसे दुनिया के केंद्र में कैसे ला रहा है? इसे समझने के लिए हमें दुनिया की जो धमनियां हैं, मतलब ग्लोबल ट्रेड के जो रास्ते हैं, उनको देखना होगा। हाँ, और बैकग्राउंड में जो ये एनिमेटेड इन्फोग्राफिक मैप अभी प्रकट हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं दुनिया भर के समुद्री रास्ते चमकती हुई रेखाओं के रूप में दिख रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें स्वेज नहर, जिब्राल्टर और बाबल मंडेब पर जो लाल रंग के पल्सेटिंग नोट्स चमक रहे हैं ना, वो सबसे अहम है। एक सेट जो मुझे बहुत हैरान करता है वो ये है कि दुनिया का 80% तेल और 1/3 मालवाहक जहाज इन्हीं हिंद महासागर और अफ्रीका की सीमाओं से होकर गुजरते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। वही तो, मतलब कल्पना कीजिए कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सचमुच एक हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इसीलिए इन समुद्री चोक पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अगर हम 165 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर को देखें, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना? हाँ, ये एक पूरी तरह से कृत्रिम जलधारा है। इसके अलावा जिब्राल्टर जलसंधि है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बाब अल मंडेब। ये नाम थोड़ा जटिल है। ये कहाँ स्थित है? ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। और आपको पता है, ये हिस्सा भू राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री डकैती यानी पायरेसी के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। बाप रे, मतलब दुनिया का सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ता और वहीं सबसे ज्यादा डकैती का खतरा। ये तो वाकई डरावना है। हाँ, और इसी वजह से ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो दुनिया की नींद उड़ा सकता है। अच्छा, अब अगर हम तट रेखाओं से हटकर इसके अंदरूनी भूगोल को देखें, स्क्रीन पर ये जो एक यथार्थवादी 3D साइंटिफिक ग्लोब घूम रहा है। हाँ, और इस पर ये जो 3 चमचमाती धातु की रिंग्स दिख रही हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य रंग में, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को दर्शा रही हैं। अफ्रीका का भूगोल वाकई अद्वितीय है। क्योंकि ये इकलौता महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सही कहा। कर्क रेखा मिस्र और लीबिया सहित 7 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा गैबोन, कोंगो, केन्या जैसे 6 देशों का केंद्र है। और दक्षिण में मकर रेखा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 देशों का आधार बनाती है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने विशाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का होना इसके भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? इसके लिए हमें भूगोल को भविष्य की रणनीति से जोड़ना होगा। अभी स्क्रीन पर ये जो सिनेमैटिक सीन आ रहा है, महान भ्रंश घाटी का। ओहो, ये 3D एनिमेशन तो कमाल का है। ग्रेट रिफ्ट वैली के नीचे उबलता हुआ मैग्मा और टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना साफ दिख रहा है। हाँ, ये दरार इथियोपिया से मोजाम्बिक तक 6400 किलोमीटर लंबी है। यहाँ न्यूबियन, सोमालियन और अरब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में खिसक रही है। मतलब ये पूरा का पूरा महाद्वीप वाकई टूट रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आज की ये जो भूकंपीय अस्थिरता है, वो कल का बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। वो कैसे? मतलब जमीन फटने से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा?
देखिए, महाद्वीप के इस तरह टूटने से युगांडा और जाम्बिया जैसे जो वर्तमान लैंडलॉक्ड देश हैं, जो जमीन से घिरे हैं, उन्हें भविष्य में नई तटरेखा और नए बंदरगाह मिल जाएंगे। ओह वाओ, मतलब प्रकृति खुद उनके लिए समंदर का नया रास्ता बना रही है। ये तो गजब है। बिल्कुल। हालांकि इसमें लाखों साल लगेंगे, लेकिन भू राजनीति इसी आधार पर काम करती है। सही बात है। अब जरा पहाड़ों की बात करते हैं। ये जो ड्रैगन आई व्यू यानी ड्रोन स्टाइल में 3 अलग-अलग पर्वतों के रियलिस्टिक दृश्य दिख रहे हैं। हाँ, उत्तर पश्चिम में आप नवीन वलित पर्वत यानी न्यू फोल्ड माउंटेन देख सकते हैं, जो एटलस पर्वत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी टूबकल है ना, जहां बर्बर जनजाति निवास करती है। बिल्कुल सही। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो वहां ड्रेकन्सबर्ग पर्वत हैं। जिन्हें प्राचीन अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है। इनकी तुलना तो भारत की अरावली पर्वतमाला से की जा सकती है। जी हाँ, लेकिन पहाड़ों में सबसे दिलचस्प विरोधाभास माउंट किलिमंजारो का है, जो तंजानिया में स्थित है। अच्छा, वो क्यों? देखिए, ये 8,895 मीटर के साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद इसके 3 शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। भूमध्य रेखा पर बर्फ, ये सच में एक पैराडॉक्स है। उन 3 शिखरों के नाम क्या हैं? उनके नाम हैं कीबो, माउवनजी और शिरा। साल भर इन पर ग्लेशियर रहते हैं। प्रकृति के भी अपने ही रहस्य हैं। और अब स्क्रीन पर जो नील नदी का मैप एनिमेशन उभर कर आ रहा है, हम महाद्वीप की आर्थिक जीवन रेखाओं की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, करीब 6,650 किलोमीटर लंबी। और मैंने पढ़ा था कि श्वेत और नीली नील नदी का संगम सूडान के खार्तूम में होता है। हाँ, और मिस्र की तो पूरी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी है। उनका प्रसिद्ध आसवान बांध और नासिर झील इसी नदी तंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा लिम्पोपो नदी भी तो है ना, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तो बहुत ही रेयर ज्योग्राफिकल फीचर है। बिल्कुल। और झीलों की बात करें तो विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है। और टंगानिका जो सबसे लंबी और गहरी रिफ्ट झील है। साथ ही मलावी झील भी है। ये सब रणनीतिक सीमाएं भी तय करती हैं। सही कहा। अब अगर हम पानी से निकलकर मरुस्थलों की ओर चलें। हाँ, जो सहारा मरुस्थल के ऊपर हवाओं का पार्टिकल एनिमेशन स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, उत्तर का विशाल सहारा मरुस्थल जहां बद्दू जनजाति रहती है। और दक्षिण पश्चिम का कालाहारी और नामिब मरुस्थल। वो बुशमन जनजाति और शुतुरमुर्ग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ हवाओं का विज्ञान या विंड साइंस समझना बहुत जरूरी है। हवाओं का विज्ञान मतलब क्या हवाएं भी अर्थव्यवस्था तय करती हैं? बिल्कुल। क्या आपने हरमटन हवाओं के बारे में सुना है? इन्हें डॉक्टर विंड कहा जाता है। डॉक्टर विंड? एक हवा को डॉक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये गिनी तट की जो भयंकर उमस और नमी होती है ना, उससे लोगों को बड़ी राहत देती है। हवा सूखी होती है तो बीमारियां कम फैलती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हवाएं सच में इलाज कर रही हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मिस्र में बहने वाली खमसिन हवा है। ये एक बहुत ही हानिकारक और धूल भरी हवा है। तो एक तरफ डॉक्टर विंड और दूसरी तरफ धूल भरी आंधी। क्या कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। अब अगर हम स्क्रीन पर आ रहे इस स्प्लिट स्क्रीन को देखें। हाँ, एक तरफ चमकते हुए कच्चे कोबाल्ट और हीरों के रियलिस्टिक 3D मॉडल है और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी की बैटरी का ब्लूप्रिंट एनिमेशन चल रहा है। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। भविष्य की तकनीक और ईवी क्रांति पूरी तरह से अफ्रीका पर निर्भर है। वो कैसे? कॉन्गो या डीआरसी का जो किवू और कटंगा क्षेत्र है, वो टिन, टंगस्टन, टैंटलम, जिन्हें 3D कहा जाता है, और कोबाल्ट का दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत है। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, दुनिया का 90% हीरा भी तो अफ्रीका से ही आता है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरली खान और जोहान्सबर्ग इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन जहाँ इतने कीमती संसाधन होंगे, वहाँ विवाद तो होगा ही ना? सही कहा। एक तटस्थ विश्लेषक के तौर पर देखें तो इन खदानों पर नियंत्रण के लिए कई ताकतें लड़ रही हैं। जैसे कि M23 विद्रोही समूह। हाँ, और साथ ही अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच भी सीधा सामरिक संघर्ष चल रहा है इन सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करने के लिए। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस स्थिति बता रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ डेटा और रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी है। अच्छा, स्क्रीन पर अब जो साफ 2D इंफोग्राफिक मैप आ रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मगरेब को हाईलाइट कर रहा है। ये 54 संप्रभु देशों के ढांचे में 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहला हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो लाल सागर का रक्षक है। इसमें वो SCEDS समूह शामिल है ना, यानी सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। बिल्कुल सही। और दूसरा क्षेत्र है मगरेब, जिसका मतलब होता है सूर्यास्त का देश।
ये तो बड़ा काव्यात्मक नाम है। इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें भूमध्य सागर से लगा उत्तरी किनारा आता है, जैसे मोरक्को जिसकी राजधानी रबात है, और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरिटानिया और पश्चिमी सहारा। ये क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ा बफर जोन बनाते हैं। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो स्क्रीन पर ये जो एक प्राचीन बाओबाब पेड़ का सिनेमैटिक सिलुएट ढलते सूरज में दिख रहा है। हाँ, और ये धीरे धीरे एक भविष्यवादी डिजिटल नेटवर्क नोड में बदल रहा है। ये ट्रांजिशन वाकई शानदार है। ये दृश्य अफ्रीका के अतीत और भविष्य को जोड़ता है। बिल्कुल। इथियोपियाई उच्च भूमि और ओल्डुवाई गॉर्ज से प्राप्त होमोसेपियंस के साक्ष्य हमें बताते हैं कि ये महाद्वीप असल में मानव जाति का पालना है। हम सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। और मेरा अंतिम निष्कर्ष यही है कि अपनी टेक्टोनिक हलचल, कोबाल्ट और 3T जैसे सामरिक खनिजों और अपनी युवा जनसांख्यिकी के दम पर अफ्रीका वापस वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ रहा है। मतलब अगर अफ्रीका अपने इन रणनीतिक अवरोधों और संसाधनों पर चल रहे संघर्षों का समाधान कर ले, तो ये केवल भविष्य का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि ये भविष्य का निर्माता होगा। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं और लाखों वर्षों में नए महासागर बन जाएंगे, तो अफ्रीका का ये जो पूरी तरह से बदला हुआ नक्शा होगा, वो हमारे दूर के वंशजों को महाद्वीपों और देशों की सीमाओं के बारे में कैसे सोचने पर मजबूर करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? यदि हम कहते हैं कि भूगोल ही नियति है, तो क्या होगा जब भूगोल खुद को तोड़कर कुछ बिल्कुल नया बना ले? इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा।